हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हम इसको सॉल्व कर रहे थे। हमने सेक्शन ए पूरा देख लिया था, उसके बाद सेक्शन बी भी, और हमारा सेक्शन सी चल रहा था जिसमें क्वेश्चन है आज का जो है गिब्स सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पायरोल। तो पायरोल जो है उसके मेडिसिनल यूज और सिंथेसिस हम देखने वाले हैं। तो इस 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो इसको हम देखने वाले हैं। और इसका जो सारा पीडीएफ आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिलेगा, प्रीवियस सारा सॉल्यूशन लेक्चर वगैरह भी। तो एक मैं थंबनेल आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे, तो आप उस पे जाके वहाँ पे टैप करके डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं और लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो देखिए बात करें ना अगर हम, तो ये हमारा यूनिट 3 से है। यूनिट 3 में जो कि हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो उसमें पायरोल, फ्यूरान, थियोफिन, तो इनकी मेडिसिनल यूज, सिंथेसिस एंड रिएक्शन वगैरह पूछ ली जाती हैं। तो एक बार ये पायरोल आया है तो हम देखने वाले हैं। तो देखिए पायरोल जैसे कि अभी हमने देखा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर आपको नहीं पता है ना कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चर में कोई हेटेरो एटम होता है, यानी कि साइकिल भी होती है, जैसे कि नेम आ रहा है हेटेरोसाइक्लिक, यानी कि उनके स्ट्रक्चर में साइकिल भी होती है, साथ के साथ कुछ हेटेरो एटम भी होते हैं। लाइक जैसे कि कार्बन के अलावा जो भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो उनको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो देखिए बात करें जो हमारा पायरोल होता है वो भी हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो एज ए हेटेरो एटम होता है। तो मैं पहले स्ट्रक्चर आपको दिखा दूँ, जैसे कि ये है हमारा, ये इसमें डबल बॉन्ड होते हैं और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। तो ये जो है हमारा पायरोल है, इसी को हम पढ़ने वाले हैं और आपको समझ भी आ जाएगा कि कैसे आपने जो है क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो ये जो है देखिए इसमें नाइट्रोजन एज ए हेटेरो एटम होता है, बाकी यहाँ पे कार्बन 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 है, एक नाइट्रोजन है, तो इसी वजह से इसको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोल रहे हैं। इसके अलावा जो आपके फ्यूरान है, आपने देखा होगा यूनिट में हमारे 3 कंपाउंड, एक फ्यूरान है, एक थियोफिन है। तो फ्यूरान जो है उसकी स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन होता है इस तरीके से, बाकी जो थियोफिन है उसके स्ट्रक्चर में जो है सल्फर होता है। तो यही इन तीनों में डिफरेंस है, पायरोल के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन, फ्यूरान के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन, थियोफिन के स्ट्रक्चर में सल्फर होता है एज ए हेटेरो एटम। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं, ये आपका क्वेश्चन मैंने लिख रखा है और यही नोट्स आपको मिल जाएंगे फार्मेसी वाला ऐप पे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए पायरोल इज एन 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन ए नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो यही तो बोला, ये आप देखोगे 1 2 3 4 5 मेंबर्ड ये हमारी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, जिसमें नाइट्रोजन जो कि एज ए हमारा हेटेरो एटम है। तो इसको देखिए सबसे पहले आइसोलेट किया गया था 1834 में कोल टार से, जिसको हम तारकोल बोलते हैं, जिससे हमारी सड़कें वगैरह बनती हैं, आपने पता होगा जो काला सा होता है, तो उससे सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया था। तो ये जो है नेचुरली हमारी बॉडी में भी होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल, एल्कलॉइड्स, तो इन सभी में ये जो है पाया जाता है, मतलब कि ये रिंग जो है पायरोल की वो इनमें पाई जाती है। तो इसको ना हम देखिए एजोल के नेम से भी बोलते हैं। अगर आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा हो तो आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 मेंबर हैं, तो इस वजह से वहाँ पे ओल लगा होता है, OL, जो कि हमारा प्रीफिक्स होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आपने नोमेनक्लेचर की वीडियो देखनी होगी। और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो होता है एजा। तो एजा और ओल ये दोनों मिलकर के एजोल बनाते हैं। तो ये इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर होता है। अब सिंपली हम बात करते हैं इसके केमिकल फार्मूला की। तो आप देखोगे इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। और बात करें हाइड्रोजन की, तो चारों कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ी है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ी है। तो 4 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है, तो C4H5N। तो ये इसका केमिकल फार्मूला हुआ। मोलिकुलर वेट आप इसको याद कर लीजिए, जो कि 67 होता है। ठीक है, तो देखिए आप देखोगे पायरोल में यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हैं, यानी कि 2 पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो ये आप देखोगे ना, ये डिलोकलाइज होते रहते हैं, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो इसी वजह से ये हमारे एक एरोमेटिक कंपाउंड है और ये हकल्स रूल को फॉलो करता है। हकल्स रूल आपने 2nd सेमेस्टर में पढ़ा होगा, यानी कि जो भी हमारे कंपाउंड प्लेनर होते हैं और वहाँ पे डिलोकलाइजेशन होता रहता है और 4n π+2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हमारे हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। यही तो हकल्स रूल है। तो यही हमारा जो कंपाउंड है पायरोल,
तो ये एरोमेटिक है। तो देखिए थोड़ा सा हम इसकी एरोमेटिसिटी के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन बनता है कि थियोफीन, फ्यूरान एंड जो पायरोल है उसमें से कौन सा ज़्यादा एरोमेटिक है। तो देखिए वैसे तो आपने इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसमें क्वेश्चन पेपर में लिख देते हो तो बहुत अच्छा होगा। हमें वैसे फोकस सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज़ पे करना है। तो पहले इंट्रो तो आपने इस तरीके से लिखना होगा। देन उसके बाद देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी हम साथ के साथ सॉल्व कर ले रहे हैं। बाकी मैं आपको बताऊँगा कि ये जो आपका क्वेश्चन था अगर वो सेम टू सेम अगर इस तरीके से आता है सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज़, तो फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम बहुत इशू रहता है टाइम का और काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है। तो देखिए रेजोनेंस की बात करें, एरोमेटिसिटी की अगर हम बात करें, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है तीनों कंपाउंड का, एक है थियोफीन, पायरोल एंड फ्यूरान। तो देखिए थियोफीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है, पायरोल उससे कम एरोमेटिक होता है और फ्यूरान सबसे कम एरोमेटिक होता है। तो सिंपली आप लिख सकते हैं पायरोल इज़ लेस एरोमेटिक देन थियोफीन बट मोर एरोमेटिक देन फ्यूरान। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये आपने देखिए एरोमेटिसिटी थोड़ी पढ़नी होगी, मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है फ्यूरान के पास ऑक्सीजन होता है एज ए हेटेरो एटम, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे सल्फर होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ऑक्सीजन होता है, तो इसी वजह से जो है ये कम एरोमेटिक होता है। और सबसे कम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर होता है, इसी वजह से जो है ये ज़्यादा एरोमेटिक होता है। तो इतना थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए, बाकी आपने वीडियो देखनी होगी एरोमेटिसिटी के ऊपर, तब आपको फुल्ली तरीके से समझ आएगा। तो देखिए बात करें इसमें जो है हमारा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हमारा शो करता है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रक्चर क्या होती हैं। जैसे कि ये हमारा पायरोल है इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ लोन पेयर है। तो ये देखोगे लोन पेयर हमारा यहाँ शिफ्ट हो सकता है, और ये एक बार यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ शिफ्ट हो सकता है एंड यहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो आप देखोगे कितने बारी शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 बारी शिफ्ट हुआ है, यानी कि यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये शो कर सकता है। या फिर बोले तो इसी को उठा लो, ये डबल बॉन्ड है, कितनी बार शिफ्ट हो सकता है, एक बार तो ये यहाँ पर ही है, एक बार 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 बार शिफ्ट हो सकता है। तो इसमें होता क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही आसान, आप समझ सकते हैं आसानी से। तो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, पहले आप समझिए। देखिए जो भी हमारा यहाँ पे जो ये लोन पेयर है, जैसे कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर ये इनको डोनेट करेगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो भी इन लोन पेयर को रिसीव करेगा उसके पास जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सपोज आप ऐसा समझिए, आपका कोई फ्रेंड है और ये आप हैं, ठीक है, और आपका फ्रेंड आपसे कुछ रुपये लेता है, यानी कि आप इसको रुपये देते हैं, तो ये जो है नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस में, और आप जो है पॉजिटिव में आ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जो नाइट्रोजन है, अगर वो लोन पेयर दे रहा है तो पॉजिटिव में चला जाएगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो यहाँ पे जो भी कार्बन वगैरह वहाँ से अगर लोन पेयर ले रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पहले आप इतना समझिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे दिखा रखा है किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लोन पेयर है, तो लोन पेयर हमारा यहाँ पे शिफ्ट होगा, जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। वही यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए यहाँ पे अगर हमारा जो लोन पेयर था, ये जो आप देख सकते हैं, तो अगर ये यहाँ से जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इस कार्बन के पास ये हमारा लोन पेयर आया तो उसको हम फिर नेगेटिव से शो करेंगे, क्योंकि उसने लोन पेयर को इससे लिया है, नाइट्रोजन से। देन इसके बाद जो हमारा यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो आगे शिफ्ट हो गया, और यहाँ वाला था वो यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो सिंपली वही है, देख सकते हो ये यहाँ पर आ गया, और उसके आने के बाद ये आगे शिफ्ट हो गया, और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज हमारा नाइट्रोजन पे ऐसे ही बना रहेगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो हमारा लोन पेयर है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला आगे और खिसकेगा, और जब ये यहाँ पे होगा तो ये वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सा यही है, आप देख सकते हो ये यहाँ पर आ गया लोन पेयर, जब लोन पेयर यहाँ पे आया तो ये हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे जो था वो आगे को हो गया, और ये वाला यहाँ पे चला गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होगा, ये जो हमारा लोन पेयर है वो इस पोजीशन पे आएगा, तो सिंपली यहाँ पे आ गया, और जो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड था वो आगे और खिसक गया है, और इसके बाद ये जो है
जो पहले यहाँ था वो यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से 4 स्ट्रक्चर हुई। इसके अलावा जो 5वीं जो स्ट्रक्चर है वो लास्ट में यही जो है वो शो करता है। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। आप जो है प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, कुछ नहीं है, बस एक के बाद एक कार्बन पे इसको शिफ्ट करते जाओ और ये स्ट्रक्चर आपकी बन जाएंगी। तो वही यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं सिंपली इसकी सिंथेसिस की, कि कैसे हमारा जो पायरोल है वो बनता है। तो मैंने शुरू में स्टार्ट में बताया था कि ये जो है, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो ये जो है कोल टार के डिस्टिलेशन से बनता है, तारकोल से ये बनता है। अगर हम लेबोरेटरी की बात करें, लैब में अगर हम इसको बनाते हैं तो 4-5 तरीके हैं। आप फ्यूरान से बना सकते हैं, आप सक्सिनामाइड के डिस्टिलेशन से बना सकते हैं, आप एसिटाइलिन एंड अमोनिया से, इन दोनों से मिलकर के बना सकते हैं। एक और मेथड है वो है पाल नॉर पायरोल सिंथेसिस, तो इसको भी हम समझने वाले हैं। तो 4 मेथड की हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है फ्यूरान। तो देखिए अगर हम फ्यूरान को अमोनिया के साथ अगर हम हीट करते हैं, आपके पास देखिए फ्यूरान है प्लस अमोनिया। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से कुछ प्लस NH3। अगर हम इसको हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, एक आपने याद रखना है कैटलिस्ट है Al2O3, जिसको हम एलुमिना बोलते हैं, Al2O3 एलुमिना। उसकी प्रेजेंस में अगर हम 400 डिग्री सेल्सियस पे, 400 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा, हमारा पायरोल बनता है। इस तरीके से ये हमारा पायरोल यहाँ पे बनता है। तो सिंपल से ये सिंथेसिस आप इसको लिख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। फ्यूरान है, अमोनिया है, Al2 की प्रेजेंस है यहाँ पे, और हीट कर रहे हैं अगर हम 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा पायरोल बन जा रहा है। दूसरा है देखिए फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ सक्सिनामाइड। तो देखिए यहाँ पे हमारा सक्सिनामाइड है, जिसको हम जिंक के साथ डिस्टिलेट करेंगे, मतलब कि हीट करेंगे। जिंक और सक्सिनामाइड ये मिल करके हमारा पायरोल बनाएंगे, साथ के साथ जिंक ऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। सिंपल सा आप देख लेना, पायरोल आल्सो ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ सक्सिनामाइड विद जिंक डस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वो है हमारा फ्रॉम एसिटाइलिन एंड अमोनिया। आप यहाँ पे देखोगे फ्रॉम एसिटाइलिन एंड अमोनिया, तो जो हमारा अमोनिया होता है और जो एसिटाइलिन होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है हमारा ये एसिटाइलिन है, और यहाँ पे NH3 ये हमारा अमोनिया है। तो एसिटाइलिन के 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम एसिटाइलिन और अमोनिया के मिक्सचर को अगर हम रेड हॉट ट्यूब, यानी कि ऐसी ट्यूब जो कि बिल्कुल इतनी गर्म हो गई हो कि वो रेड हो जाए, तो उससे हम उसको पास कराते हैं, रेड हॉट ट्यूब। तो उससे पास कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, पायरोल बनता है। ये कैसे बनेगा, देखिए आपको पता होगा, ये 2 मॉलिक्यूल लिए हमने, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो दुगना कितना हुआ, 4 कार्बन। यहाँ पे कितने होते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन, बाकी N ये है और H2O यहाँ से हमारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है, सॉरी H2O नहीं, जो बल्कि ये सॉरी ये जो हाइड्रोजन है हमारे यहाँ पे चारों कार्बन से आके अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन हमारी होती है। लास्ट में है वो है हमारा पॉल नॉर पायरोल सिंथेसिस। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए पायरोल की सिंथेसिस नहीं होती है, पायरोल का डेरिवेटिव बनता है। डेरिवेटिव बोले तो पायरोल रहता है, उसमें साइड में उसके जो कार्बन होते हैं वहाँ से कोई मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, कभी क्लोरो ग्रुप, कभी ब्रोमीन वगैरह, तो ये अटैच हो जाते हैं, तो वो डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो ये हमारा पॉल नॉर पायरोल सिंथेसिस है। तो देखिए बात करें, पायरोल डेरिवेटिव आर सिंथेसाइज्ड बाय ट्रीटिंग 1,4 डाई कीटोन, जिसको हम एसिटाइल एसीटोन भी बोलते हैं, उसको अगर हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, बोले तो एसिटाइल एसीटोन, अगर हम उसको अमोनिया उसके साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से हमारा वाटर रिलीज होता है, एंड जो हमारा बनता है वो हमारा अमोनिया का पायरोल का डेरिवेटिव होगा, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा ये एसिटाइल एसीटोन है और ये अमोनिया है, ये दोनों अगर हम इन दोनों को एक साथ मिला रहे हैं तो वहाँ से हमारा वाटर रिलीज हो रहा है, और ये जो है 2,5 डाई मिथाइल पायरोल यहाँ पे हमारा बनता है। यहाँ पे आप देखोगे ये सिंपली ये हमारा क्या है, पायरोल है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप आके ऐड हो गए तो इसका डेरिवेटिव हो गया। अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे और 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे 2,5
डाईमिथाइल, ये हो गया बाकी का पायरोल, तो ये इसका नेम हो गया 2,5 डाईमिथाइल पायरोल। तो यहाँ पे सिंथेसिस हमारी कंप्लीट होती है। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा था। सिंथेसिस हमारी कंप्लीट होगी, इसका मेडिसिनल यूज़। तो मेडिसिनल यूज़ से पहले मैं थोड़ा सा आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बता देता हूँ, साथ के साथ आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि क्या है ये। तो ये देखिए हमारा वाटर में ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, यानी कि पूरी तरीके से सॉल्युबल ये नहीं होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है लाइक जैसे कि अल्कोहल हुआ, ईथर वगैरह हुआ, तो उसमें कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है। बाकी का ये कलरलेस होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, सॉलिड भी होता है ये, ठीक है। ज़्यादातर ये कलरलेस है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 129 से 131 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारा बॉईल कर जाता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। मोलिकुलर फार्मूला शुरू में बताया था C4H5N और मोलिकुलर वेट 67 है। एंड ये जो है वीक बेस होता है, ये आपने बात ध्यान रखनी है। आप देखोगे यहाँ पे इसके पास तो ये जो नाइट्रोजन था यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर भी थे। लोन पेयर यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कि लोन पेयर को अगर वो डोनेट कर सकते हैं तो वो हमारे लुइस बेस होते हैं। अगर आपने लुइस की वो थ्योरी पढ़ी हो, लुइस एसिड लुइस बेस वाला, तो उसके बेस पे ये हमारा वीक बेस होता है। बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है मेडिसिन्स में। तो पहला पॉइंट तो वही है, मैंने शुरू में बताया था कि ये जो है हीम, क्लोरोफिल जैसे कि, और इसके अलावा विटामिन B12 एंड कुछ वाइल्ड पिगमेंट वगैरह जो हैं उन मतलब कि उनका एक स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट होता है। कंस्टिट्यूएंट का मतलब है कि हमारी जो अगर पायरोल रिंग है अगर वो इनमें प्रेजेंट ना हो तो ये नहीं बनेंगे, वो एक इसका हिस्सा होती है, ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर का। दूसरा है कुछ हमारे जो पायरोल डेरिवेटिव है वो एज ए मेडिसिन वो यूज़ किए जाते हैं। बोले तो जो पायरोल जो है कुछ मेडिसिन की सिंथेसिस में यूज़ की जाती है। जैसे कि हमारा एक है हमारा केटोरोलैक। केटोरोलैक जो है अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे पायरोल रिंग होती है, तो अगर वो पायरोल रिंग निकल जाए तो केटोरोलैक ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो केटोरोलैक है वो एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है, जो कि नसैड्स मेडिसिन होती है, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो कि पेन किलर वगैरह होती हैं और जो थोड़ी बहुत इन्फ्लामेशन होती है उसको ट्रीट करती हैं। इसके साथ साथ टोलमेंटिन जो कि वो भी हमारे नसैड्स की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अलावा है सुनिटिनिब, ये हमारी जो मेडिसिन है वो एंटी कैंसर के रूप में यूज़ की जाती है। एक है एज़ेलिफेरिन, ये जो है एंटी बैक्टीरियल होती है। एक है इलोपिप्राजोल, ये हमारी एंटीसाइकोटिक होती है। तो इन सभी की जो स्ट्रक्चर है उनमें पायरोल रिंग पाई जाती है। पायरोल मतलब कि पायरोल का यूज़ होता है उनकी सिंथेसिस में। तो नेक्स्ट है हमारे देखिए प्रोसाइक्लिडीन, जो कि एंटी मस्करेनिक ड्रग होती है। ये जो मस्करेनिक जो रिसेप्टर होते हैं उनको ये ब्लॉक करने का काम करती है। ये पार्किंसंस की डिसीज़ को ठीक करती है, एक डिसीज़ होती है पार्किंसन की, तो ये उसको ठीक करती है। लास्ट में है एटोर्बास्टैटिन, तो ये जो ड्रग होती हैं ये लिपिड लोअरिंग ड्रग होती हैं। जब कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है तो ये उसको कम करने के काम आती हैं। तो ये जो है हमारे मेडिसिन के जो मतलब पायरोल था उसके मेडिसिनल यूजेस थे। तो इस तरीके से जो ये हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, गिव सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायरोल। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। तो यही मैंने आज की वीडियो में बताना था। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप फार्मेसी वाला चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।